मॉर्निंग। देखो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कल तक हम सॉलिड स्टेट और किसको कंप्लीट कर दिया गया था बेटा? सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन कंप्लीट कर दिए थे। आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। आओ देखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब शुरू करिए थे तो बताए थे कि ये वो ब्रांच होता है जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में, मतलब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल को केमिकल में चेंज करने की बात करता है। जो ऐसे डील करता है उसी को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। सिंपल सा बात। तो वहाँ दो टाइप का सेल का बात किए थे, एक गैल्वेनिक सेल और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आओ देखते हैं। गैल्वेनिक सेल वो था जो केमिकल एनर्जी को किस में बदल देता था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहाँ पर जो रिएक्शन होता था वो स्पॉन्टेनियस होता था, मतलब केमिकल में एनर्जी है वो डायरेक्ट, जैसे बैटरी वाली एनर्जी, वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर जाती थी। और जब भी कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा बेटे, तो याद रखिएगा उसका डेल्टा जी हमेशा निगेटिव होगा। कैसा होगा? डेल्टा जी निगेटिव। जब भी कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा तो डेल्टा जी निगेटिव आएगा। अच्छा, इसकी क्या खूबी थी कि इसमें एनोड निगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है। मगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की यदि हम बात करें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें तो जस्ट इसका उल्टा। यदि हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें तो वहाँ क्या होगा? डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बना दिया जाता है बाय यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी बात, वहाँ पर जो एनोड होता है उसका साइन प्लस लेते हैं और कैथोड का साइन कैसा लेते हैं बेटा? कैथोड का साइन कैसा लेते हैं? निगेटिव लेते हैं। मगर एक बात तय है, चाहे यहाँ का एनोड हो चाहे यहाँ का एनोड हो, चाहे यहाँ का कैथोड हो चाहे यहाँ का कैथोड हो, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है एनोड पर? हमेशा ऑक्सीडेशन। और कैथोड पर हमेशा क्या होता है? रिडक्शन। भलो साइन का अंतर है, मगर एनोड वो है जिस पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड वो है जिस पर रिडक्शन होता है। आओ, एक फार्मूला और बताया गया था कि डेल्टा जी इजकल टू क्या होता है? माइनस एन एफ ई सेल बताया गया था। या स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे तो क्या लिख लेंगे? डेल्टा जी नॉट इजकल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ये दोनों फार्मूला बताया गया था। डेल्टा जी इजकल टू, ये तो जनरल फार्मूला हो गया, एन एफ ई सेल। और स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म समझ रहे हैं ना? वही टेम्परेचर कितना बेटे? टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 बार, ठीक है, कंसंट्रेशन 1 मोलर। तो जो स्टैंडर्ड स्टेट पर लिखा जाएगा उसको क्या लिखा जाएगा? डेल्टा जी नॉट। और डेल्टा जी नॉट क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी। क्या है? माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अच्छा, ये एफ क्या है? यहाँ फराड बोलते हैं, 1 फराडे। चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट फराडे है, ठीक है, और चार्ज का सबसे छोटा यूनिट इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट फराडे है, याद रखिएगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर मौजूद चार्ज। और कितना आता है बेटा? रट्टा मार के रट ले, 96,500 कूलम चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। अगला, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है बेटा? सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज बताए थे, याद करो। सॉल्ट ब्रिज बताए थे कि एक उल्टा यू शेप ट्यूब होता है जो कैथोड और एनोड को जोड़ देता है, मतलब कैथोड हाफ सेल और एनोड हाफ सेल को जोड़ देता है। इसमें क्या भरा रहता था पेस्ट फॉर्म में? KNO3। सवाल है KNO3 ही क्यों भरते थे? क्योंकि K का जो वेलोसिटी आता था वही NO3 का वेलोसिटी आता था। दोनों आयन का जो वेलोसिटी होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। वेलोसिटी बता रहा है, ठीक है, आयनिक मोबिलिटी बोलते हैं। दोनों की आयनिक मोबिलिटी या वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। आ गया समझ में? दूसरी बात, ये करता क्या था सेल पर? सॉल्ट ब्रिज ये तो 2 सेल को कनेक्ट कर देता था, दोनों हाफ सेल, एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल को कनेक्ट कर देता था। जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल को ख़त्म कर देता था। दूसरी बात, बैड पोटेंशियल को, जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल को बैड पोटेंशियल कहा गया था। ये फंक्शन डील कर रहे हैं। और तीसरा, दोनों हाफ सेल को क्या बना के रखता था? न्यूट्रल। दोनों कंपार्टमेंट को न्यूट्रल बना के रखता था। याद आया? याद आएगा बेटे, थोड़ा सा कस के कॉपी पढ़ा कीजिए। अगली बात हम कर रहे हैं डेल्टा जी की। याद करो डेल्टा जी, हम बताए थे ना, डेल्टा जी यदि पॉजिटिव हुआ तो सेल कभी भी काम नहीं करेगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा और ई सेल कैसा हो जाएगा? निगेटिव। देखो पहले ही बोल दिए हैं, ये पॉजिटिव तो ई सेल निगेटिव और ये निगेटिव तो डेल्टा जी पॉजिटिव। आ गया समझ में? तो सेल कब काम करेगा? यही कंडीशन होगा जब सेल काम करेगा। देख लो, और किसी कंडीशन पर सेल काम नहीं करता। यही कंडीशन, मतलब डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए, ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए। एक बात याद रखो, डेल्टा जी निगेटिव या ई सेल पॉजिटिव।
तब सेल काम कर जाएगा। और सेल यदि डेल्टा जी जीरो हो जाए, डेल्टा जी जीरो आ जाए तो समझ जाना इक्विलिब्रियम कंडीशन है। कैसा इक्विलिब्रियम? डेल्टा जी पॉजिटिव आया नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी निगेटिव, डेल्टा जी जीरो आ गया तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम, और डेल्टा जी निगेटिव आया तभी सेल काम करेगा और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी का निगेटिव होना जरूरी है, और डेल्टा जी निगेटिव है मतलब ई सेल पॉजिटिव है, याद रखो। अगली बात याद करो, हमने ऐसे सेल को रिप्रेजेंट किया था पहले एनोड लिखते हैं, बाद में कैथोड और बीच में सॉल्ट ब्रिज। ये डबल एरो सॉल्ट ब्रिज को बताता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ई सेल कैसे निकाला जाता था? ई सेल, ई नॉट सेल कैसे निकालते थे? एसओपी किसका? एनोड का, प्लस एसआरपी किसका? कैथोड का। यही रखते थे ना बेटा, एनोड प्लस कैथोड रख देते थे, दोनों को जोड़ देते थे, ई नॉट सेल आ जाता था। आओ इधर, जैसे हम जिंक कॉपर सेल लिए, डैनियल सेल, इसको रिप्रेजेंट किए हुए हैं, देख लो, ये एनोड है, ये कैथोड है, बीच में सॉल्ट ब्रिज। हमने दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल, कैसे पता चला रिडक्शन पोटेंशियल? पहले चार्ज है फिर मेटल है, देखो यहाँ पहले चार्ज है फिर मेटल है, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, तो देखो घट गया ना बेटा, +2 से 0 हो गया, ठीक है। अभी डाटा देखो दोनों का, जिसका रिडक्शन वैल्यू ज़्यादा होगा, ये रिडक्शन वैल्यू है, जिसका रिडक्शन वैल्यू ज़्यादा होगा वो रिड्यूस करेगा। तुम ही देखो इन दोनों में किसका रिडक्शन वैल्यू ज़्यादा है, तुम ही बोलोगे, चिल्ला के वैल्यू बोल रहा है किसका वैल्यू ज़्यादा है। मतलब कॉपर क्या करने वाला है? रिड्यूस, और ये क्या करने वाला है? ऑक्सीडाइज। मतलब इसका ऑक्सीडाइजिंग वैल्यू लेंगे, ये तो रिड्यूसिंग वैल्यू है, तो इसको उलट के लिख लेंगे। कैसे लिख लेंगे? ई नॉट जिंक से जिंक +2। अभी वैल्यू में देखो, रिडक्शन वैल्यू यदि निगेटिव है तो ऑक्सीडेशन वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, यही वैल्यू रहेगा 0.76 वोल्ट, बस पॉजिटिव हो जाता है। अब ई नॉट सेल यदि पूछेगा तो ई नॉट सेल कैसे निकालते थे? अभी बताए थे, एसओपी एनोड प्लस एसआरपी कैथोड, दोनों वैल्यू 0.76 उठा के यहाँ रखे, 0.34, ये तो रिडक्शन ही है, तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, उठा के यहाँ रखे, कितना आ जाएगा? 1.10 वोल्ट, और ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसलिए सेल काम करेगा। आपने सेल को जो कनेक्ट किया है वो सही कनेक्ट किया है। आ गया समझ में? आइए, अच्छा मान लो ये निगेटिव आ जाता तो उलट के लगा देते, कॉपर को एनोड बना देते और जिंक को कैथोड बना देते। अगला हमने बताया था रेसिस्टेंस क्या होता है? ρL/A, जहाँ L/A को L/A क्या है? इसको सेल कांस्टेंट कहते हैं, सेल कांस्टेंट। ये सेल का फिक्स होता है, क्योंकि रॉड का बीच का डिस्टेंस भी फिक्स होगा और एरिया भी क्या होगा? फिक्स होगा, इसलिए ये कंसंट्रेशन वगैरह पर डिपेंड नहीं करता। तो R बराबर ρL/A। रो को क्या कहे थे? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। रो को क्या कहा गया था बेटा? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। क्या यूनिट होगा स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का? ओम सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा बेटा? ओम सेंटीमीटर, याद रखना, ओम सेंटीमीटर। आओ, 1/R को बोलते हैं G, कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर -1। 1/ρ को क्या बोलते हैं? अभी बोले थे इसको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, तो 1/ρ को बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट क्या है? ओम सेंटीमीटर, तो इसका यूनिट हो जाएगा ओम -1 सेंटीमीटर -1, ठीक है। आओ अगला बोले थे, क्या बोले थे? मोलर कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। याद आया? मोलर कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टेंस का? λm = कप्पा × 1000/m, और यूनिट याद रखना है इसका, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्या? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का क्या होता है बेटा? इक्विवेलेंट λ-eq कप्पा × 1000/n। यूनिट याद रखना है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। यहाँ इक्विवेलेंट आता है, यहाँ मोल आता है। देखो ये दोनों में अंतर है भाई, ये दोनों में अंतर है, ध्यान से समझ लेना। ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, जबकि ये क्या है? ये क्या है? मोलर कंडक्टेंस है, ठीक है। ये मोलर कंडक्टेंस है और ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, ठीक है। λm और λ-eq डाइल्यूशन बढ़ाने के साथ बढ़ता है,
ठीक है, डाइल्यूशन बढ़ाने के साथ बढ़ता है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, इस ग्राफ से। और ये इक्वेशन डीबे इक्वेशन कहलाता है, ठीक है। जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाओगे कंडक्टेंस बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो चाहे वो ये किसका है, ये स्ट्रेट लाइन किसका है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, और ये जो कर्व ऐसे दिखा रहे हैं ये किसका है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का, वीक इलेक्ट्रोलाइट। आ रहा है समझ में, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो यहां तक जो क्या बात कर रहे हैं, आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कोलराउस लॉ, पढ़ाए थे ना कोलराउस लॉ। देखो कोलराउस लॉ क्या कर, कोलराउस लॉ क्या कहता था बेटे, कोलराउस लॉ कहता था कि मोलर कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का अपने आयन के कंडक्टिविटी के सम के बराबर होती है। फिर से सुनो, मोलर कंडक्टिविटी किसी इलेक्ट्रोलाइट का अपने आयन के सम के कंडक्टिविटी के क्या होती है, बराबर, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो हम बोलें एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ए बी एक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका कंडक्टिविटी किसके बराबर होगा, तो ए प्लस आयन के कंडक्टिविटी प्लस बी माइनस आयन के कंडक्टिविटी के सम के बराबर। तो देखो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए प्लस आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बी माइनस आयन के कंडक्टिविटी के सम के क्या हो जाएगा बेटा, बराबर हो जाएगा। आ गया समझ में। अब कोलराउस लॉ का कहाँ कहाँ यूज किए थे, तीन जगह यूज किए थे। कहाँ कहाँ यूज किए थे, कोलराउस लॉ का तीन जगह जबरदस्त यूज किए थे। पहला, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर निकालने के लिए। कैसे निकाले थे, जैसे मान लो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, निकालना है इसका कंडक्टिविटी, तो इसमें हम इसका निकाल सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के मदद से ही। जैसे हमारे पास दिया हुआ है अमोनियम क्लोराइड, NaOH और NaCl, तीन कंडक्टिविटी दिया हुआ है। तो हम क्या सोचें, हमको एक अमोनिया लाना है और एक OH लाना है, मतलब अमोनिया वाला कंपाउंड को जोड़ना पड़ेगा, अमोनियम वाला। तो अमोनियम क्लोराइड कहाँ से मिलेगा, NH4Cl से। अब OH कहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से। ये दोनों स्ट्रॉन्ग, तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, समझ में आ रहा है। तो अमोनियम क्लोराइड प्लस NaOH को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, अमोनियम यहां से मिल जाएगा, OH यहां से मिल जाएगा, मगर इस चक्कर में एक सोडियम और एक क्लोरीन बढ़ने जाएगा। तुमको नहीं लगता है कि बढ़ जाएगा, तो इसको हटाने के लिए हम NaCl को घटा दें तो किसका कंडक्टिविटी निकल जाएगा, इसका कंडक्टिविटी। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टिविटी कोलराउस लॉ से निकाला जाता है। क्यों निकाला जाता है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी 100% डाइल्यूट 100% आयोनाइज होते ही नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, हम क्या निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट कितना टूटा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। कैसे, लैम्डा MC बाय लैम्डा M नॉट, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन C, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन C निकाल के अल्फा निकाल सकते हैं, और उसके बाद क्या निकाल सकते हैं, के, जो आप पढ़े हैं के इक्विलिब्रियम में, कौन सा फार्मूला, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। तो यहां से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकाला जा सकता है। तीसरी बात, आप किसी भी स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं, कितना सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट है निकाल सकते हैं। कैसे, तो पहले सॉल्युबिलिटी निकाल लीजिए। कैसे, सॉल्युबिलिटी इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाय मोलरिटी। आ रहा है समझ में। यहां से सॉल्युबिलिटी निकाल के और KSP वाला फॉर्मूला में रखना होगा, जो आप कहाँ पढ़े हैं, एवनिक इक्विलिब्रियम में। तो x प्लस वाई, एक्स एस सॉल्युबिलिटी इंटू एक्स प्लस, मतलब x प्लस वाई, जहाँ s क्या है, कहाँ से निकाला होगा, ये x यहाँ से। आ रहा है समझ में। और स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट किसको कहे थे, जो पानी में कम घुलता है। तो तीन जगह एप्लीकेशन है कोलराउस लॉ का। कहाँ कहाँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी निकालने के लिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए, और सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए। तीन एप्लीकेशन होता है किसका, कोलराउस लॉ का। आओ आगे। इसके बाद हम पढ़ाए थे इलेक्ट्रोलाइसिस, याद आया, जिसका डेल्टा G पॉजिटिव हो जाता है। डेल्टा G पॉजिटिव होता है, मतलब रिएक्शन अपने से तो नहीं चलेगा, हाँ इलेक्ट्रिसिटी के मदद से हम इस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बना देते हैं। मतलब खुद बाय नेचर ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, बट बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इट मेक स्पॉन्टेनियस, इसको स्पॉन्टेनियस बना लिया जाता है। इसमें नोट बोले थे ना, उसका उल्टा होता है, साइन पॉजिटिव, और यहाँ साइन कैथोड का कैसा होता है, निगेटिव। याद आ गया। चलिए
जरा यहाँ देखिए, यदि हम किसी चीज़ का इलेक्ट्रोलाइसिस देखें तो पहले हम NaCl का, मोल्टेन NaCl, मतलब एक इलेक्ट्रोलाइसिस कौन से बर्तन में कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, और उसमें क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में होता है, उसका उल्टा है गैल्वेनिक सेल का। गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में बदली थी क्या, आओ इधर। यदि हम मोल्टेन NaCl की बात करें, किसकी बात करें बेटा, मोल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे तो कैथोड पर सोडियम मिलेगा और एनोड पर क्लोरीन मिलेगा। याद करो, याद रखना है, मोल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो कैथोड पर सोडियम और एनोड पर क्लोरीन। एक्वस NaCl का कराएंगे तो बात पलट जाएगा, एक्वस NaCl का कराएंगे बात पलटेगा, याद रखना। एनोड पर हाइड्रोजन और कैथोड पर क्लोरीन, और सॉल्यूशन में NaOH, यही NaOH बनाने का प्रिपरेशन भी है, कास्टर किल्नर सेल, ठीक है, इसी से बनाते हैं। तो मोल्टेन का करेंगे तो एनोड पर सोडियम और कैथोड पर सोडियम और एनोड पर क्लोरीन, जबकि एक्वस पर करेंगे, एक्वस में करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, उल्टा लिखा गया बेटा यहाँ पर, यही गलती हो गया हमसे। कैथोड पर क्या मिलेगा, ये एनोड होगा, कैथोड पर क्या मिलेगा, हाइड्रोजन, और एनोड पर क्या मिलेगा, क्लोरीन। आ रहा है समझ में, यहां उल्टा लिखा गया बेटा हमसे, ठीक। डाइल्यूट H2SO4 का करेंगे तो क्या मिलेगा, डाइल्यूट का करेंगे तो कैथोड पर क्या मिलेगा, हाइड्रोजन, और एनोड पर क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। फिर से सुन लो, मोल्टेन का करेंगे तो कैथोड पर सोडियम और एनोड पर क्लोरीन, एक्वस का करेंगे तो कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर क्लोरीन, डाइल्यूट H2SO4 का करेंगे तो कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर ऑक्सीजन, ठीक है। और कॉपर सल्फेट का करेंगे, किसका करेंगे, कॉपर सल्फेट, मगर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लेके, तो कैथोड पर तो कॉपर मिलेगा और एनोड पर ऑक्सीजन मिलेगा। मगर यदि हम कॉपर इलेक्ट्रोड ले लें, कौन सा इलेक्ट्रोड ले लें, कॉपर सल्फेट में, कॉपर सल्फेट एक्वस में, एक्वस है बेटा, एक्वस है, एक्वस, तो एक्वस कॉपर सल्फेट में कॉपर इलेक्ट्रोड ले लें तो कैथोड पर कॉपर मिलेगा और एनोड से कॉपर आयन निकलने लगेगा, कॉपर आयन निकलने लगेगा। इसका मतलब है, मतलब इसमें हुआ क्या, इसमें एनोड से कॉपर आयन निकलेगा सॉल्यूशन में, अब वही कॉपर आयन कैथोड पर जा के जमा होने लगेगा। तो इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में यूज कर लेते हैं। कहाँ यूज कर लेते हैं बेटा, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। जैसे वो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो इधर क्वेश्चन दिए हैं कि 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू कॉपर सल्फेट। एक सेकंड रुको, यहाँ पर आते हैं, पहले यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद उस क्वेश्चन पे आते हैं। फराडे ने कितने लॉ दिए थे, हाँ 4 लॉ, 2 केमिस्ट्री में और 2 फिजिक्स में, 2 केमिस्ट्री में और 2 फिजिक्स में। केमिस्ट्री वाला लॉ क्या कहता है बेटा, इसका लॉ क्या कहता है कि पहला लॉ कहता है कि जितना ज़्यादा चार्ज पास करोगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर जा के जमा होता चला जाएगा। जैसे क्या बोलता है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द सॉल्यूशन। मतलब W बराबर ZIT, और Z को क्या लिख लिए थे बेटा, E/96,500 कूलम लिखे थे। तो फॉर्मूला मेरा फाइनल क्या आ गया था, याद कर, N = Q बाय वैलेंसी फैक्टर इंटू 96,500। N = हम यहाँ लिख देते हैं जिसको नहीं दिख रहा है, N = Q बाय वैलेंसी फैक्टर इंटू 96,500 कूलम। यही फार्मूला आया था ना, जी हाँ, इसी W बराबर ZIT को सॉल्व करके इतना। अच्छा, दूसरा लॉ क्या कहता था, दूसरा लॉ कहता था कि इफ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू डिफरेंट सॉल्यूशन कनेक्टेड इन सीरीज देन सबस्टेंस डिपोजिटेड इन देयर इक्विवेलेंट वेट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो, जो सबस्टेंस डिपोजिट होता है वो इक्विवेलेंट रेशियो में डिपोजिट होता है। कहने का क्या मतलब, W1/E1, W2/E2, W3/E3। आ गया समझ में। अच्छा, एक फराडे यदि चार्ज पास करेंगे तो एक इक्विवेलेंट सबस्टेंस डिपोजिट होगा। याद रखिएगा, फराडे का संबंध मोल से नहीं है, इक्विवेलेंट से है। एक फराडे मतलब एक इक्विवेलेंट सबस्टेंस, ठीक है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट सबस्टेंस डिपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन दे रहे हैं कि 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। पूछ रहा है कि बताओ कितना डिपॉजिट होगा। डायरेक्ट फार्मूला, N = Q बाय वैलेंसी फैक्टर इंटू 96,500। आ रहा है बेटा समझ में, 96,500।
तो देखो चार्ज का वैल्यू 96,500 दे दिया, यहाँ उठा कर रख दिए। वैलेंसी फैक्टर याद रखना, इसका वैलेंसी फैक्टर कॉपर सल्फेट में कॉपर का जो वैलेंसी फैक्टर आएगा वो 2 आएगा, बस ये याद रखना है आपको। यहाँ 2 रखे, देखो 96,500 कट गया 1/2। वेट मोल को क्या लिख सकते हैं, वेट बाई मोलर मास। कितना होता है मोलर मास, 63.5। तो मोलर मास को यहाँ कर लिए, 63.5 को 2 से भाग दे दिए, 31 कितना आ गया 76 ग्राम आ गया। 1 फराडे, वही बात लिख दी है कि 1 फराडे 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को डिपॉजिट करेगा, या 1 ग्राम इक्विवेलेंट सबस्टांस को डिपॉजिट करेगा। अब हम बता रहे हैं कि हमने पढ़ाया था बैटरी, 2 टाइप का बैटरी पढ़ाया था, कौन कौन, प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी। सेल कहो या बैटरी एक ही चीज़ है। प्राइमरी बैटरी कौन होता है, जो नॉन रिचार्जेबल होता है, और सेकेंडरी बैटरी कौन होता है, जो रिचार्जेबल होता है, मतलब रिचार्ज करके बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे उसका बेहतरीन एग्जांपल कौन था, लेड स्टोरेज बैटरी, वही बैटरा जो होता है, आ गया समझ में, जो गाड़ी में लगा होता है। सेकेंडरी सेल या सेकेंडरी बैटरी का एग्जाम्पल है। 38% डाइल्यूट H2SO4 यूज करते हैं। कितना परसेंट यूज करते हैं इसमें, 38% डाइल्यूट H2SO4 यूज करते हैं। कितना परसेंट, 38% डाइल्यूट H2SO4 यूज करते हैं। चार्ज, जब इसमें 2 टाइप का रिएक्शन होता था, एक डिस्चार्जिंग और एक चार्जिंग। जब डिस्चार्जिंग यूज करते थे, ये डिस्चार्जिंग है बेटा, जब डिस्चार्जिंग यूज करते हैं तो H2SO4 का कंसंट्रेशन क्या होते जाता है, घटता जाता है, और H2SO4 फाइनली कन्वर्ट होने लगता है किसमें, PbSO4 में। किसमें, PbSO4, जिस वजह से H2SO4 का कंजम्पशन होने लगता है। आ रहा है समझ में, और धीरे धीरे पोटेंशियल क्या हो जाता है, घट जाता है। आ रहा है समझ में, अच्छा, तो ये घटता है, ठीक है। लेड स्टोरेज बैटरी सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल है, 38% डाइल्यूट H2SO4 का यूज करते हैं। एक बात और समझ लो, यहाँ जो एनोड लेते हैं वो लेड लेते हैं, और कैथोड जो लेते हैं लेड स्टोरेज बैटरी में लेड ऑक्साइड का लेते हैं। ये एनोड होता है बेटा, और ये कैथोड होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, फ्यूल सेल किसको कहते हैं बेटा, जो फ्यूचर का सेल है, जो फ्यूल एनर्जी को डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है, उसको कौन सा सेल बोले थे, फ्यूल सेल। फ्यूल सेल में किसका इस्तेमाल कर सकते हो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल बताए थे ना, गाड़ी में सिलेंडर में लगेगा आगे चल के फ्यूचर में। मेथनॉल का भी फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, क्योंकि पेट्रोल तो खत्म हो जाएगा। तो उसमें अभी सुने होंगे कि पेट्रोल में 2025 तक 30% या 40% तक मिथानॉल इथानॉल मिलाया जाएगा, ठीक है। तो वही वाली बात है बेटे। तो मिथानॉल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, ये सब फ्यूचर के सेल हैं जो इसको हम यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा जो पेट्रोल और अथी है वो तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो ये है आपका रिवीजन किसका बेटे, रिवीजन किसका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम अगले वीडियो में जरूर डाल देंगे, बहुत सारे क्वेश्चन डाल देंगे। और हाँ, अगले लेक्चर में हम केमिकल काइनेटिक्स के वीडियो डालेंगे, ठीक है। थैंक यू।